So today we are going to study RMS reading voltmeter. सभी लोगों को डायग्राम विजिबल है? हेलो? यस मैम। ठीक है, डायग्राम सभी को विजिबल है ना? यस मैम। इमेज दिख रही है सभी को? यस मैम। कल की क्लास में हम लोगों ने दो टाइप के वोल्टमीटर पढ़े थे। पहला था एवरेज रीडिंग वोल्टमीटर, दूसरा था पीक रीडिंग वोल्टमीटर, जहाँ पे कि हम एक एसी सिग्नल का, डेफिनेटली एसी सिग्नल ही होगा क्योंकि डीसी की एवरेज और डीसी की पीक एंड डीसी की आरएमएस वैल्यू सब वही वैल्यू होती है जो कि डीसी इटसेल्फ है। तो वी आर रीडिंग एवरेज, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल। तो एवरेज रीडिंग जो वोल्टमीटर पढ़ा था उसमें हमने साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल लिया था। सिमिलरली जो पीक रीडिंग हमने वोल्टमीटर पढ़ा उसमें भी जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट एसी सिग्नल, वो मोस्टली क्या होते हैं, साइनोसॉइडल होते हैं नेचर में। और साइनोसॉइडल होने की वजह से, और साइनोसॉइडल है तो एडवांटेज है, अदरवाइज देयर इज अ डिसएडवांटेज कि हमने अगर साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है तो आप सभी को पता होगा कि ज्यादातर जब भी आप कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे तो जो भी सिग्नल लिया जाता है फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नेचर होता है साइनोसॉइडल। क्यों साइनोसॉइडल होता है? क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बता सकते हैं? साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस मिलेगा एंड कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन मिलेगा। यस और नो? सिमिलरली इंटीग्रेट करेंगे हम साइन को तो हमें कॉस मिलेगा और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलेगा। तो क्या होता है कि अगर हमने साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है तो इसको कैलकुलेट करना और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना इजी हो जाता है। और इस तरीके से ऐसे सिग्नल को लेकर के हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जितने सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर आप नॉइज सिग्नल की बात करो या एनवायरनमेंट में जितने भी सिग्नल, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या और भी सिग्नल्स हो गए, आपके ह्यूमिडिटी हो गई, इन सभी ये जो सारे अलग अलग टाइप के जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको अगर हम सिग्नल के फॉर्म में लेंगे तो उनका नेचर साइनोसॉइडल नहीं होता है। साइनोसॉइडल तो हम अपनी ईज के लिए उसको लेकर के चलते हैं, बट क्योंकि प्रैक्टिकली इनका नेचर साइनोसॉइडल नहीं है तो हर सिग्नल को हम साइनोसॉइडल लेकर के ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हर सिग्नल का नेचर साइनोसॉइडल नहीं है। बट वो अपने आप में एसी तो है ही, मतलब ऑल्टरनेटिंग है नेचर में, तो उनकी भी ट्रू वैल्यू, उनकी भी पीक वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू होगी और एवरेज वैल्यू होगी। तो जो हमने लास्ट क्लास में 2 मीटर्स पढ़े हैं उन दोनों मीटर्स में का जो डिसएडवांटेज था, मेन डिसएडवांटेज अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि अगर सिग्नल में कोई भी डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे सिग्नल की पीक वैल्यू को या ऐसे सिग्नल की एवरेज वैल्यू को रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले सर्किट में 2 डायोड्स लगे थे जो कि एवरेज वैल्यू को रीड कर रहे थे, और अगर एवरेज वैल्यू को रीड करना है तो हमारा सिग्नल काइंड ऑफ सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली एवरेज वैल्यू को रीड करेगा। और अगर कोई नॉन डिस्टॉर्ट, मतलब जिसका शेप प्रॉपर नहीं है, ऐसा कोई सिग्नल हमने लिया है तो उसकी एवरेज वैल्यू को रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इन फर्स्ट सर्किट। और सेकंड वाले में भी प्रॉब्लम आती है अगर कोई एडिशनल नॉइज प्रेजेंट है, मतलब पीक रीडिंग जो वोल्टमीटर पढ़ा था हमने उसमें भी अगर हमने ऐसा कोई सिग्नल लिया है, ऐसा कोई सिग्नल इनपुट में प्रेजेंट है जिसका की शेप, मतलब जिसके इनपुट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो उसकी भी पीक वैल्यू को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में हमें एक ऐसा सर्किट लेना पड़ेगा जो कि जरूरी नहीं कि सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल के ही वेव फॉर्म को, सिग्नल के ही ट्रू और इन वैल्यूज को रीड करे, एवरेज वैल्यूज को। जो नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स हैं उनकी भी आरएमएस वैल्यू को अगर हमें रीड करना है तो हम उसके लिए ये जो अभी सर्किट पढ़ने वाले हैं विच इज आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर, उसका यूज करेंगे। क्लियर है ये सभी को कि आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर को भी वैसे ही हम लोग पढ़ सकते थे, वैसा ही इसका सर्किट हो सकता था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं थर्मोकपल डिवाइस। अब थर्मोकपल डिवाइस यूज करने की वजह से
इसकी ये जो लिमिटेशन थी कि सिर्फ साइनोसॉइडल की ही आरएमएस वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ये लिमिटेशन हट गई कि अगर नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो भी हम उसकी आरएमएस वैल्यू को रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थर्मोकपल डिवाइस लगी है, थर्मोकपल डिवाइस वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे कि ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करती है। इसके अक्रॉस अगर टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ डायग्राम सभी को दिख रहा होगा, बीच बीच में ब्लैक है, पर ये ब्लैकनेस मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की वजह से है, ऐसा नहीं है, डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा डायग्राम में एक मिनट जूम करके दिखाते हैं, हो सकता है कि ठीक है, अभी थोड़ा Yes, सा ma'am. क्लियर है मैम। ठीक है। सो यहाँ पे मैम वैसे क्लियर ही था। पहले भी विजिबल था, ठीक है, यस मैम, वैसे भी ठीक था। ठीक है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, देन एसी एम्पलीफायर है, जो इनकमिंग एसी सिग्नल होगा उसके लेवल को इंक्रीज करना है हमें, जो कि अभी तक हर केस में किया है, तो उसके लिए यूज किया गया है एसी एम्पलीफायर। एसी एम्पलीफायर से जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल है वो करंट फ्लो होगी एक हीटिंग एलिमेंट से। तो जो मोस्ट कॉमन हीटिंग एलिमेंट होता है वो है एक रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होती है तो उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। तो जो भी एसी करंट है वो फ्लो होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होगा, और रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसके अक्रॉस जो भी पावर का डेसिपेशन हो रहा है, मतलब आई स्क्वायर आर, पता है सभी को डेसिपेशन कैसे होता है रजिस्टर के अक्रॉस पावर का, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई में वी को हम लोग आई इंटू आर पुट करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर होगा। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो पावर का डेसिपेशन है उसमें हम वैल्यू जो रख रहे हैं वो है आरएमएस वैल्यू, करंट की जो आरएमएस वैल्यू है, मतलब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रीड कर रहे हैं, तो जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है उसके लिए जो करंट फ्लो हो रही है वो एसी करंट है, दैट मीन्स उसकी आरएमएस वैल्यू। तो वो करंट जब इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर चेंज हुआ, और इस टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर लिया इस मेटल जंक्शन ने, और प्रोपोर्शनल डीसी करंट प्रोड्यूस होगी इस थर्मोकपल डिवाइस के अक्रॉस। और ये जो प्रोपोर्शनल डीसी करंट है, ये डीसी करंट फ्लो होगी इस डीसी एम्पलीफायर से, मतलब कि वो, क्योंकि हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट की डीसी जनरेट होती है, तो ये करेंगे यूजिंग दिस डीसी एम्पलीफायर, और एम्पलीफाई करके प्रोपोर्शनल, ये जो भी इनपुट में करंट फ्लो हो रही थी उसी की प्रोपोर्शनल जनरेट हुई है, तो जो प्रोपोर्शनल करंट फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ पीएमएमसी से भी फ्लो हो रही है। इतना सेक्शन क्लियर है सभी को? यस मैम। यहाँ तक किसी को डाउट? क्योंकि ये एक जनरल सर्किट है, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी जनरेट होगा वो आगे वही जा करके फ्लो होगा थ्रू पीएमएमसी मीटर, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। बट देयर इज अ माइन्यूट चेंज कि हमें एक और एडिशनल थर्मोकपल दिख रहा है, इस वाले को नाम दिया गया है मेन थर्मोकपल या तो फिर मेजरिंग थर्मोकपल, और इस वाले को नाम दिया गया है बैलेंसिंग थर्मोकपल। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब थर्मोकपल के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये चीज क्लियर होगी कि थर्मोकपल एक नॉन लीनियर डिवाइस है। किसी को पता था क्या? नहीं पता था तो अब ध्यान से सुन लीजिए कि थर्मोकपल एक नॉन लीनियर डिवाइस है। क्यों नॉन लीनियर डिवाइस है? क्योंकि इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि पावर डिसिपेशन हीट के फॉर्म में हो रहा है, और वो जो हीट के फॉर्म में पावर डिसिपेशन है उसका इक्वेशन क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है आई स्क्वायर से रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स एक कैसी डिवाइस है? नॉन लीनियर डिवाइस है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा है। तो थर्मोकपल एक नॉन लीनियर डिवाइस है, और नॉन लीनियर डिवाइस का हमें पता है कि इनकी नॉन लीनियरिटी को हमें कम से कम रखना होता है ताकि डिवाइस की जो एक्यूरेसी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो एक थर्मोकपल जो लगा हुआ है इसकी नॉन लीनियरिटी डेफिनेटली पिक्चर में आने वाली है। अब नॉन लीनियरिटी अगर इस डिवाइस की प्रेजेंट हो रही है तो इससे बैलेंस करने के लिए हमने उसी थर्मल एनवायरनमेंट में जिसमें कि ये मेन थर्मोकपल लगा है वहीं पे एक और थर्मोकपल डिवाइस लगा दिया है, बट दोनों की पोलैरिटी जो है अगर आप लोग देखेंगे रिवर्स है, मतलब ये प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी ऐसी है और इसकी पोलैरिटी इसकी ऑपोजिट है, माइनस प्लस। तो इससे क्या होगा कि
जो भी नॉन लीनियर इफेक्ट्स इस थर्मोकपल मेन थर्मोकपल से जनरेट हो रहे हैं, उन नॉन लीनियर इफेक्ट्स को नलीफाई किया जाएगा बाय यूजिंग दिस बैलेंसिंग थर्मोकपल। और इस बैलेंसिंग थर्मोकपल में क्या हो रहा है कि जो भी डीसी करंट जनरेट हुई है बाय दिस फर्स्ट थर्मोकपल, वही डीसी करंट फ्लो होगी दूसरे हीटिंग एलिमेंट से जो कि बैलेंसिंग थर्मोकपल के क्रॉस लगा हुआ है, और वही डीसी करंट जब इस हीटिंग एलिमेंट से फ्लो होगी तो इसी के ऑपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज दूसरे थर्मोकपल के क्रॉस जनरेट होगा और दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, और इसकी वजह से जो भी नॉन लीनियर इफेक्ट्स मेन थर्मोकपल से जनरेट हुए हैं वो नॉन लीनियर इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस बैलेंसिंग थर्मोकपल। क्या ये क्लियर है? ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो करंट जनरेट हो रही है वो करंट में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि वही करंट जो इस ब्रांच में जा रही है सेम करंट आकर के अगर यहाँ डिवाइड भी हो रही है तो वो यहाँ वापस आकर के मिल जा रही है। ये क्लियर है सभी को? जो सेकेंड वाले थर्मोकपल लगा हुआ है इसका क्या यूज है, इसे क्यों लगाया है? मैम अगर सेकेंड वाला नहीं लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा रीडिंग में? सेकेंड वाला अगर नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक थर्मोकपल डिवाइस यूज करी है, तो यहाँ पे जो आई स्क्वायर आर की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस आई स्क्वायर आर में आई का सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है, आई के मल्टीपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। क्यों मल्टीपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? क्योंकि आई जो है वो एसी है नेचर में, और एसी नेचर है और साइनोसॉइडल बस नहीं है, वो उसका रैंडम शेप है। तो उस शेप की वजह से वो आई के सिर्फ एक कंपोनेंट्स नहीं प्रेजेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो नॉन लीनियर होगा नेचर में, और इसकी वजह से हम सही वैल्यू को रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मतलब इसकी एक्यूरेसी, ये जो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है उतनी प्रॉपर नहीं होगी। और इस नॉन लीनियर इफेक्ट को हटाने के लिए ही यहाँ पे ये दूसरा वाला थर्मोकपल लगाया गया है। ओके मैम। मैम साइनसॉइडल बस नहीं आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं सिग्नल्स? यस, सिर्फ साइनोसॉइडल आ नहीं रहे हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए साइनोसॉइडल यूज कर रहे हैं, बट कोई भी सिग्नल जो है नेचर में सिर्फ साइनोसॉइडल नहीं होते हैं, वो उनका शेप अल्टरनेटिंग करंट एसी का शेप कुछ भी हो सकता है जिसकी कि हमें आरएमएस वैल्यू रीड करनी हो सकती है। ओके मैम। और कोई डाउट? मैम यहाँ ट्रू आरएमएस क्यों लिखा है? सिंपल आरएमएस भी लिखेगा तो जैसे लिखा है ब्लॉक डायग्राम वो आरएमएस मतलब एग्जैक्ट जो आरएमएस रीडिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्रू आरएमएस। ऐसा कोई वो इसका स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है कि ट्रू आरएमएस लिया है, मतलब आरएमएस वैल्यू को रीड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रू आरएमएस रीडिंग वोल्टमीटर। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को प्लीज? मैम यस मैम ये जो बैलेंसिंग बोलो थर्मोकपल है, तो जब यहाँ पे डीसी हाँ। आएगी तो मैम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होगी और वो बताइए जो कैंसिल आउट हो जाएगी। हाँ उसके बाद एक बार और बता दीजिए। जो फर्स्ट वाला थर्मोकपल है, यस मैम, यहाँ पे तो जो डीसी आई बैलेंस, है, इसके बाद ये जो बैलेंस हाँ। थर्मोकपल पे गई है वो बता दीजिए एक बार और। ठीक है। फर्स्ट तो जो एसी सिग्नल आया वो रजिस्टर के थ्रू फ्लो हुआ, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट किया फर्स्ट थर्मोकपल ने, और प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। इसके बाद जो प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, एक क्लोज लूप में उसी के प्रोपोर्शनल करंट भी फ्लो होगी, तो डीसी एम्पलीफायर से वही करंट आगे जाकर के एम्पलीफाई हुई है और आगे के सर्किट में फ्लो हो रही है। वही डीसी करंट आगे जा रही है और यहाँ से वही डीसी करंट जो है इस पीएमएमसी मीटर में भी फ्लो हो रही है, ठीक है। और पीएमएमसी मीटर में फ्लो होने के साथ साथ उसी करंट को हमने क्या किया है कि उसको पास करवाया है एक दूसरे हीटिंग एलिमेंट से। मतलब ये ध्यान देने वाली चीज है कि फर्स्ट वाले केस में एसी फ्लो हो रहा था, सेकंड वाले केस में डीसी। तो थर्मोकपल कोई एसी डीसी को डिफरेंशिएट नहीं करता है, बस थर्मोकपल क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। तो जो सेकंड वाला थर्मोकपल लगा है इसमें जो एम्पलीफाइड डीसी करंट आई है वो डीसी करंट फ्लो हो रही है सेकंड हीटिंग एलिमेंट से, मतलब ये सेकंड रजिस्टर जो लगा हुआ है इसके थ्रू। तो इसके थ्रू जब करंट फ्लो हो रही है तो
टेम्परेचर में चेंज, अगेन इस रजिस्टर के अक्रॉस टेम्परेचर चेंज हुआ और इस टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर लिया गया बाय दिस सेकेंड थर्मोकपल। अब ये जो करंट फ्लो हो रही थी पहले वाले रजिस्टर में, उसी के प्रोपोर्शनल करंट क्योंकि इस दूसरे सर्किट में भी फ्लो हो रही है, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल करंट यहाँ भी फ्लो हो रही है, और सेम करंट अगर यहाँ भी फ्लो हो रही है तो सेम वोल्टेज यहाँ भी जनरेट होगा। बस डिफरेंस क्या है कि दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है। तो दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होने की वजह से जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब जो भी नॉन लीनियर इफेक्ट्स प्रेजेंट हुए थे इस थर्मोकपल की वजह से, उसी के ऑपोजिट नॉन लीनियर इफेक्ट्स दूसरे थर्मोकपल से जनरेट होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मैम ये बोल रहे थे कि फर्स्ट साइकिल जो होगी उसमें मैम पीएमएमसी मीटर से जो करंट चला जाएगा ना मैम, उसके बाद फिर नलीफाई होगा ना इससे बैलेंसिंग थर्मोकपल से, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं तो पीएमएमसी मीटर में पहले करंट जा रहा है, उसके बाद बैलेंसिंग थर्मोकपल में फिर जा रहा है, फिर बैलेंसिंग थर्मोकपल से फिर वो मेन थर्मोकपल की सर्किट में जुड़ जा रहा है। तो फर्स्ट जो रीडिंग होगी उसमें तो पीएमएमसी मीटर जो है विदाउट नलीफाई उसको मेजर कर लेगा ना, विदाउट नलीफाइंग मेजर कर लेगा। यहाँ पे पहले ही करंट डिवाइड हो रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ नोड बना हुआ है एक, ठीक है, एक नोड दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो करंट ऐसा तो है नहीं कि पहले यहाँ से पास करेंगे फिर वापस आएंगे, तो यहाँ से करंट विल डिवाइड उसी टाइम पे, जैसे वो आगे जा रही है वैसे वो इसी ब्रांच से जाएगी। तो अगेन यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली चीज है कि पीएमएमसी मीटर की अपनी लिमिटेशन होती है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही पास करा सकता है। तो ये डिवाइड जो करंट का डिवीजन होगा, मतलब कि आपकी जो करंट जा रही है और ये भी इसी लूप में वापस आकर के मिल भी रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे सर्किट में मिल रही है। यहाँ से जो करंट गई है वही डिवाइड होके प्रोपोर्शनली मीटर के क्रॉस जाएगी और वही करंट डिवाइड होकर के फिर आगे यहाँ रेजिस्टिव एलिमेंट में जाएगी और अगेन वही करंट जाकर के कहाँ मिल रही है, इसी सर्किट में। तो ओवरऑल जो करंट है वो टोटल बनी हुई है और करंट जो है जो आपके इनपुट सर्किट में थे उसी की प्रोपोर्शनल करंट जो जनरेट हुई थी वही प्रोपोर्शनल करंट यहाँ से डिवाइड होकर के इस रेजिस्टिव एलिमेंट में फ्लो हो रही है। अब ये जो, जैसे आप लोगों को याद हो जब हमने एमीटर सर्किट पढ़ा था तो जो करंट आ रही थी, जितनी अननोन करंट थी उसको डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मेजर पार्ट को हमने शंट रेजिस्टेंस से पास कराया था और माइनर पार्ट को पास कराया था थ्रू दी मीटर, और ये जो डिवीजन था बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सिमिलरली यहाँ भी करंट डिवाइड हो रही है और उसी के प्रोपोर्शनल जो करंट है वही करंट का पार्ट फ्लो हो रही है ये सेकेंड रेजिस्टिव एलिमेंट से, और जो बची हुई करंट है, मतलब जो प्रोपोर्शनल डिवाइडेड करंट है वो जा रही है मीटर के थ्रू, जो कि एक्चुअल वैल्यू को रीड कर रही है। और यहीं पे जो नेगेटिव इफेक्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब जो नॉन लीनियर इफेक्ट प्रेजेंट हो रहे हैं, उसी टाइम पे सेकेंड वाला थर्मोकपल अपने थ्रू जो भी टेम्परेचर को चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है उसके थ्रू उस इफेक्ट्स को भी नलिफाई कर रहा है। जो सेकेंड वाले बैलेंसिंग थर्मोकपल है उसी करंट फिर पीएमएमसी मीटर में जाएगी कि फिर डीसी एम्पलीफायर के पास जाएगी? ये इस लूप में फ्लो होगी बेटा। अब ये वापस नहीं, करंट का डायरेक्शन एक ही होगा, यहाँ से जो करंट आ रही है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो आगे जाकर के आगे फ्लो होगी। डीसी एम्पलीफायर के अंदर का भी यहाँ पे आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया, बस आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ जो आउटपुट लूप बना हुआ है, मतलब ये इनपुट पार्ट हो गया और ये दूसरा ये जो डीसी एम्पलीफायर के बाद वाला सर्किट है वो है आउटपुट सर्किट, तो वो आउटपुट सर्किट में फ्लो होगी और ये वही टोटल करंट होगी, क्योंकि आपको पता है जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी आउटगोइंग करंट होगी, बीच में करंट कहीं ऐसे लॉस तो होगी नहीं क्योंकि और कोई दूसरा एलिमेंट दिख नहीं रहा है। तो जो करंट डीसी एम्पलीफायर से निकल करके आ रही है वही करंट इस डीसी एम्पलीफायर में अंदर भी जाएगी। इज इट क्लियर? मैम बाकी सब तो क्लियर है मैम, बस वही डाउट क्लियर नहीं मैम कि बैलेंसिंग थर्मोकपल में जब करंट पीएमएमसी मीटर के मैम जैसे डिवाइड हो जा रही है, पीएमएमसी मीटर में चली जा रही है और दूसरे नोड से यहाँ बैलेंसिंग थर्मोकपल में चली जा रही है, तो पीएमएमसी बैलेंसिंग थर्मोकपल लगाने की मतलब ही क्या हुआ फिर? प्रोपोर्शनल करंट जा रही है बेटा, जो डिवीजन हो रहा है वो प्रोपोर्शनल डिवीजन हो रहा है ना, इस चीज को समझिए आप। अब आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो नेचर में डीसी है, हाँ नेचर में डीसी है, तो उसको प्रोपोर्शनली जो करंट आई है टोटल करंट उसका कुछ प्रोपोर्शन जो है विच इज, क्योंकि टोटल करंट प्रोपोर्शनल है जो इनकमिंग एसी करंट है जिसको कि हम मेजर कर रहे हैं,
तो वो टोटल करंट का कुछ पार्ट प्रोपोर्शनल पार्ट, ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि प्रोपोर्शनल पार्ट विल गो थ्रू दिस मीटर एंड प्रोपोर्शनल पार्ट विल गो थ्रू दिस रजिस्टर एंड दैट विल प्रोड्यूस द इक्वल इफेक्ट। जैसा कि ये मेन थर्मोकपल जनरेट कर रहा है, तभी तो इसका काम होगा। बैलेंसिंग थर्मोकपल का क्या काम है, क्यों लगाया है हमने इसको? लगाया ही इसलिए है कि जो मेन थर्मोकपल है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट, उसके जो नॉन लीनियर इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं उसको नलीफाई करना, और ये तभी हो पाएगा जब ये उतना ही वोल्टेज प्रोड्यूस करे जितना कि ये पहला वाला प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो मेन करंट, जो यहाँ से डीसी करंट जो जा रही है, उसका ज्यादातर पोर्शन जो है इस रजिस्टर से पास कराया जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस द इक्वल वोल्टेज जैसा कि इसमें जनरेट हो रहा है, और वो दोनों के इफेक्ट्स को नलीफाई किया जा सके। ओके मैम। पर एक चीज और भी है कि एग्जैक्टली पूरी तरीके से नलीफाई नहीं किया जा सकता है, ये भी है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कैसे, पूरी करंट तो जा नहीं रही है तो पूरे इफेक्ट कैसे हट सकते हैं? तो हाँ, ये भी सही है कि एग्जैक्टली नलीफाई नहीं किया जा सकता, बट कुछ हद तक नॉन लीनियरिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसीलिए यहाँ पे सेकेंड वाला थर्मोकपल लगाया गया है कि कुछ हद तक जो नॉन लीनियर इफेक्ट हो रहे हैं उनको हम इस दूसरे थर्मोकपल को लगा करके नलीफाई कर सकते हैं। ओके मैम। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? ये पूरा हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप लोग हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स में कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, बट बीच बीच में इसीलिए मैं जानबूझ के न्यूमेरिकल देती हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि ये कम्प्लीटली बोरिंग नहीं है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यूमेरिकल दिया जाता है। सो ये रहा आपका 2 RMS रीडिंग वोल्ट मीटर। ये जो आप लास्ट 2 क्लासेस से जो ये वोल्ट मीटर्स पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और उतना ज्यादा टफ भी नहीं रहता, तो अच्छे से समझ करके एग्जाम में प्रॉपर लिख करके आइए। ये स्कोरिंग वाला पोर्शन है, मतलब इससे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा, और सिर्फ डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अगेन थर्मोकपल ma'am. डिवाइस, तो थर्मोकपल का वर्क सभी को पता होना चाहिए कि थर्मोकपल कैसे काम करता है, कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल। यहाँ पे एक मेटल जंक्शन फॉर्म हो रहा है, या जो मेटल यूज किए जाते हैं जनरली वो कौन कौन से हैं? कॉपर कॉन्स्टेंटन, कॉपर और कौन? क्रोमेल, मैग्नीशियम, आयरन कॉन्स्टेंटन, ये कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन यूज करने से जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होता है उसी के प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज इनके 2 टेम्परेचर जंक्शन के अक्रॉस प्रोड्यूस होता है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज का जनरेट होना इज व्हाट थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक ऐसे ही डाउट मैम, आउट ऑफ द टॉपिक मैम, पूछ लूँ क्या? बोलिए। जैसे टंगस्टन जो है मैम, टंगस्टन जो अगर उसको यूज कर दे थर्मोकपल में, तो मैम वो फोटो और थर्मल इफेक्ट दोनों शो करेगा ना मैम, तो उससे पावर जनरेशन कुछ ज्यादा हो सकती है क्या? नो आइडिया बेटा, मतलब इतना, मतलब टंगस्टन मटेरियल के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता है कि वो पावर जनरेशन ज्यादा होगी या नहीं, बट अभी तक जो मुझे मैम इनकैंडेसेंट बल्ब में मैम जैसे टंगस्टन यूज करते हैं ना मैम, उससे हीट भी बहुत ज्यादा होती है और लाइट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। हाँ, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है ना कि वी आर हैंडलिंग दिस एट लोअर वोल्टेज, मिली वोल्ट रेंज का वोल्टेज जनरेट होता है, मतलब माइक्रो वोल्ट रेंज का जनरेट होता है वोल्टेज यहाँ, तो उस चीज को भी मेंटेन करके रखना है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, ये आप इससे हायर लेवल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रेटिंग के वोल्टेज को मेजर करेंगे। वी आर यूजिंग दिस फॉर मेजरिंग स्मॉल वोल्टेजेस, क्योंकि एसी अपने आप में ही, एसी का सिग्नल जब हम लेते हैं सर्किट में तो उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड लेते हैं, इसलिए तो फिर एम्पलीफायर यूज करते हैं। ये तो फिर एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़े? और अगर हम ज्यादा रेटिंग यूज कर लेंगे तो मे बी ये बर्नआउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हुआ तो मेल्ट हो जाएगा, ये चीजें भी आ सकती हैं। इसलिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, मे बी आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंटेशन, जो मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है?
यस मैम। तो ये थ्योरी है। आप कल की क्लास का मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था, वो न्यूमेरिकल होप सो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और उसका सोल्यूशन मुझे बताएंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं ओम मीटर। ओम मीटर का एक सिंपल सा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। सीरीज टाइप ओम मीटर है ये। सीरीज टाइप ओम मीटर है। यहाँ पे सिंपल एक सिंपल सा सर्किट दिख रहा है जिसपे कि हमें अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, डायग्राम सभी को क्लियर है कि और जूम करूं थोड़ा? इस डायग्राम में एक सिंपल सा लूप सर्किट दिख रहा है, बीच में एक शंट में रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये रजिस्टर सिर्फ इसलिए लगा हुआ है ताकि हम यहाँ पे आरएम जो दिख रहा है और ये एरो जैसा ये जो गोल सर्कल दिख रहा है, ये आपका मीटर लगा हुआ है। मतलब जो नॉर्मल पीएमएमसी मीटर हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ये वही मीटर है जिसके अक्रॉस एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कि आरएम से डिनोट किया गया है, विच इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस मीटर आरएम। देन R1 एक नोन रजिस्टर लगा हुआ है, V एक बैटरी लगी हुई है एंड Rx इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसको कि हमें मेजर करना है। यहाँ जो R2 दिख रहा है, दिस R2 इज फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस मीटर टू जीरो पोजीशन। मतलब जब हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को जीरो पे सेट करना। जीरो पे सेट करना मतलब कि हमें जो भी मेजरमेंट स्टार्ट करना या जो भी रीडिंग लेनी है, उन सब रीडिंग लेने के पहले इंस्ट्रूमेंट अपनी नल पोजीशन पे होना चाहिए। और इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ओपैम के केस में भी बताया था कि वहां पे दो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल 1 एंड 5, जो कि ऑफसेट नल पिन्स होती हैं जिनका काम होता है कि ओपैम को अपनी जीरो पोजीशन पे लाना। मतलब इनिशियली अगर हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है तो उसके क्रॉस का जो आउटपुट होता है वो जीरो होना चाहिए। सिमिलरली ये मीटर इनिशियली अपनी जीरो पोजीशन पे होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ये R2 रजिस्टर लगा हुआ है विच इज वेरिएबल रजिस्टर, और ये R2 की पोजीशन को वेरी करके मीटर को अपनी जीरो पोजीशन पे लाया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, फिर R1 लगा हुआ है सीरीज में। R1 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम कितनी भी करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, उस करंट की अपनी लिमिटेशन है विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस मीटर। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए ये रजिस्टर R1 लगाया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। और Rx अगेन वो अननोन रेजिस्टेंस है कि जिसको कि हमें मेजर करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अननोन ये जो Rx लगा हुआ है, मीटर को लगा दिया गया है AB टर्मिनल के क्रॉस, ये जो मीटर लगा हुआ है। तो रजिस्टर लगाने के बाद अननोन वैल्यू का रजिस्टर लगाया है, लगाने के बाद इस लूप में करंट फ्लो होगी डेफिनेटली क्योंकि क्लोज लूप है। V बैटरी हमें पता है, R1 रेजिस्टेंस हमें पता है, R2 भी पता है, एंड मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो होनी है, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो मीटर के थ्रू एक करंट फ्लो होगी, और जो मीटर के थ्रू करंट फ्लो होगी उस करंट को हम रीड कर सकते हैं, वो वैल्यू हमें विजिबल होगी स्केल पे। तो जो करंट रीड करेंगे हम और इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी कैन कैलकुलेट इन दिस लूप, और जो करंट इस मीटर के थ्रू जाएगी, ध्यान दीजिएगा, वही करंट फ्लो होगी थ्रू दिस Rx रजिस्टर, क्योंकि ये लूप में करंट और कहीं डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगेन ये R2 बहुत ज्यादा होगा जिसके कारण इसके थ्रू जो करंट जाएगी वो बहुत ही कम होगी। तो ओवरऑल जो करंट फ्लो हो रही है वो इस लूप में फ्लो होगी, और जो करंट इसी मीटर में हमें पता चल रही है वही करंट इस Rx के थ्रू जा रही है। और ये AB टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज भी हमें पता होगा, और अगर वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो वी कैन कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस। हम R2 RM की सेफ्टी के लिए लगाया क्या? R2 RM की सेफ्टी के लिए नहीं लगाया है, R2 लगाया है हमने RM को जीरो पे सेट करने के लिए। जो आपका RM है, मतलब RM नहीं है, मीटर है एक्चुअली, मीटर का जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे सेट करने के लिए, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक बार यूज नहीं करना होता है,
और उसकी रीडिंग प्रॉपर हो, एक्यूरेट हो, उसके लिए हर बार इंस्ट्रूमेंट को 0 पे सेट करना होता है। आप जितने बार भी रीडिंग लेंगे उतने बार हमें उसे नल पोजीशन पे लाना होगा, देन अगेन उसे हमें मेजरमेंट करना होगा। तो इसलिए R2 को लगाया गया है ताकि हम इसको चेंज करके नल पोजीशन पे ला सकें हर बार। सेफ्टी के लिए कह सकते हैं R1 लगाया गया है, क्योंकि R1 इज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, ये सिंपल सी वर्किंग है ओम मीटर की। एक सीरीज ओम मीटर इसलिए कहा गया है सीरीज टाइप, क्योंकि यहाँ पे मीटर सीरीज में लगा हुआ है और जो भी इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है V हमें पता है, I करंट हमें पता है, और V इंटू आई, V बाय I के कॉन्सेप्ट से हम ये अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? हम कैलकुलेशन कोई डाउट इस ओम मीटर में? मैम कैलकुलेशन के समय R2 रोल में आएगा कि नहीं आएगा मैम? जैसे हम वो लगाएंगे V इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एक बार मैं एक और चीज, सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है मल्टीमीटर। HSLC बुक में आपको मिल जाएगा ये पूरे सर्किट्स। अगर आपको इससे नहीं अच्छे से समझ में आ रहा तो आप HSLC बुक से पढ़िए। HSLC बुक किसी के पास है क्या? आप इसे किसके पास है HSLC? मैम मेरे पास है। कॉलेज से इशू कराया है, लाइब्रेरी से? नो मैम। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है? हार्ड कॉपी मैम। ओके, सभी के पास है या किसी एक के ही पास है? एनीवन? HSLC बुक है या नहीं है? जो आपने भेजा था वो उसमें तो सारे पेजेस प्रेजेंट नहीं है बेटा। अगर आप लोगों को कॉलेज जाने का मौका मिल रहा है या आ सकते हैं आप लोग, तो बुक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट हैं और ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, तो ले आएंगे तो अच्छे की, नहीं तो फिर सेमेस्टर वैसे भी एंड हो जाएगा एक आध दो महीने, एक डेढ़ महीने में। एग्जाम्स आपके दिसंबर तक हो ही जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मल्टीमीटर। मैं यही कहूंगी कि आप लोग बुक ले लें जितना जल्दी हो सके, और भी सब्जेक्ट्स की बुक ले लें अगर नहीं हो। बिना बुक के पढ़ते रहने से आखिरी में आप लोग को लगेगा कि शिवानी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सर्किट है वो है एक मल्टीमीटर का सर्किट। ये कोई एक स्टैंडर्ड सर्किट नहीं है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि दिस इज ओनली दी मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर अपने आप में, प्रैक्टिकली मल्टीमीटर देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? यस मैम। प्रैक्टिकली लैब में मल्टीमीटर छोटा सा कैलकुलेटर की तरह होता है और उसमें ऐसा नॉब होता है जिसे हम सेट कर सकते हैं एमीटर में, वोल्ट मीटर में, ओमीटर में। और हमारे पास दो केबल्स प्रेजेंट होती हैं, रेड एंड ब्लैक कलर की। और रेड केबल और ब्लैक केबल का काम होता है कि एक पे हम हायर टेम्परेचर, एक को हम हायर वोल्टेज और एक को ग्राउंड पे रखते हैं। ब्लैक को जनरली हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और रेड से हम वो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं जहाँ का कि हमें मेजर करना होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि मेजरमेंट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। इसलिए जो आपकी ब्लैक वाली केबल होती है, ब्लैक वाली जो प्रॉब होती है, उसको हम हमेशा ग्राउंड लेवल से कनेक्ट करते हैं जो आपका नेगेटिव वाला वोल्टेज है, और जो रेड वाली केबल है उसको आप हायर वोल्टेज पे रखते हैं या मैक्सिमम वोल्टेज जो कि हमें मेजर करना है। और इस तरीके से हम या तो करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं या इम्पीडेंस भी मेजर कर सकते हैं। एक मल्टीमीटर है। यहाँ जो आप लोग सर्किट देख रहे हैं,
अल्टीमेटली उस सर्किट में जो मीटर लगा होगा वो वही बेसिक मीटर है जो कि अभी तक सारे सर्किट्स में आपने देखा है, विच इज अगेन DS सोनवल गैल्वेनोमीटर या PMMC मीटर। बट उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे, और वो इसलिए लगे होंगे क्योंकि हम उस मल्टीमीटर को अलग अलग मोड में और अलग अलग रेंज के लिए यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो सर्किट आप लोगों को दिख रहा है मे बी प्रॉपर विजिबल नहीं हो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सर्किट है और कॉपी में बनाया हुआ है। सेम डायग्राम आपको HS कलसी में मिलेगा, और HS कलसी बुक इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बुक डेफिनेटली इशू करा लीजिए, और अगर नहीं हो तो फोटोकॉपी करा लीजिए। कुछ चैप्टर्स जो भी काम के हो उनकी फोटोकॉपी करा के रख लीजिए और उससे पढ़िए। वहां पे आपको यही डायग्राम क्लियरली विजिबल मिल जाएगा, और इसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस की अगर आपको डाउट हो कि इतने सारी वैल्यूज को हम याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल याद नहीं करना है। डायग्राम बस अगर आपको पता है तो आपके डायग्राम फॉर मल्टीमीटर बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हम अलग अलग मोड में कैसे काम लेते हैं। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे अब जैसे आप लोग देखेंगे तो ये इधर वाली जो लेफ्ट साइड वाली रेंज है वो वोल्टेज की रेंज है, वैसे ही इधर की भी जो है यहाँ भी वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज की रेंज दिख रही है। नीचे में दो, यहाँ पे आपके 10 मिली एम्पियर नीचे जो है 250 मिली एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर, ये आपके करंट की रेंज है। बीच में 1 मेगा 10 किलो ये आप रेजिस्टेंस की रेंज है। मतलब इस तरीके से दोनों साइड में अलग अलग वोल्टेजेस हैं, नीचे में अलग अलग करंट दिए हुए हैं, करंट की पिन है और अलग अलग रेजिस्टेंस की पिन है। इस तरीके से इस मल्टीमीटर को हम वोल्ट मीटर, एमीटर एंड ओमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। बट इतना सब यूज करने के पीछे इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो डायोड हैं। अब इसका प्रॉपर सर्किट अगर आप करने जाएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल डायग्राम है। और इसमें क्योंकि इंडिविजुअल आपने वैसे भी पढ़ा, इंडिविजुअल एमीटर पढ़ा, इंडिविजुअल वोल्ट मीटर पढ़ा और इंडिविजुअल ओमीटर भी देखा है, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन अब क्या मिला हमें, मल्टीमीटर, जिससे कि हम अलग अलग रेंजेस के वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैम इसके इतनी ज्यादा मैम यूनिट्स जो है याद कैसे होंगी मैम सारी, कि कहाँ वही पे मैं बोल रही हूँ, नहीं याद करना है आपको, नहीं याद करना है आपको। सिर्फ कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको वोल्टेज की रेंज बतानी होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं याद है, मत याद करिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है याद करने की। और अगर आपकी कैपेबिलिटी है याद करने की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद हो रहा, पहले ही आपने गिव अप कर दिया कि बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप वोल्टेज की रेंज को दिखाएंगे और करंट की रेंज को दिखाएंगे जिसके लिए कि ये मल्टीमीटर यूज किया जा रहा है, तो वो अच्छा होगा। मतलब कि आपको कुल मिलाकर के अगर डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ चीजें, कम से कम चीजें जो दिखानी ही है वो क्या है, ये है आपके 1000 वोल्टेज, 250 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट। सिमिलरली नीचे करंट की पिन, ये है आपका 250 माइक्रो एम्पियर, यहाँ से हम ले सकते हैं 10 मिली एम्पियर, यहाँ से ले सकते हैं 250 मिली एम्पियर। देन ये आपका कॉमन टर्मिनल है, फिर उसके बाद इधर से फिर से वोल्टेज की रेंज है, और बाकी जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनकी वैल्यूज नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको मत लिखिए, ठीक है। हम इसका नीट डायग्राम मैं HS कल से फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें मिल गया मेरे को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जिनको पढ़ना है, एक्चुअली में लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना, लग नहीं रहा है, पढ़ना तो चाहिए, मस्ट है, बट उसके बाद भी आप लोग वो मस्ट को कंसीडर नहीं करते, तो अगर लग रहा है कि हाँ इसका सही डायग्राम अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग बुक ही अपने पास रखिए। अब वो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, फोटो कॉपी के फॉर्म में हो, या आपके पास बुक ही हो, तो ये होनी ही चाहिए, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में हैं, EMI आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी बुक, एक बुक तो होनी ही चाहिए कम से कम। आखिरी में शिवानी तो सबके पास होती है जो कि कभी कहीं से कहीं तक रेकमेंड नहीं करी जाती, तो वो ना रख करके बुक रखिए और उससे पढ़िए तो अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसका एक्सप्लेनेशन और ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, डायोड कब ऑन हो रहे हैं, कब ऑफ हो रहे हैं। और फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक से बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं।
क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग और क्या क्या करना है, क्योंकि एक एंड पे पहुंच गए हैं हम लोग जहाँ पे कि ये है आपके फर्स्ट यूनिट में मल्टीमीटर तक हम लोगों ने किया हुआ है, अगर सभी को दिख रहा हो, मतलब यहाँ तक। अब इसके बाद रह जाता है पावर मीटर, बोलोमीटर, कैलोरीमीटर, ये 3 मीटर है। और इसमें से पावर मीटर, बोलोमीटर, कैलोरीमीटर, बोलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, पावर मीटर और कैलोरीमीटर, ये सब रैंडम है, कभी भी कुछ भी पूछा जाता है, बट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनमें बोलोमीटर आता है। सो ये चीजें जो हैं, अब ये पार्ट आप लोगों को करना होगा, और कैसे करना होगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी होंगी। क्लियर है? यस सुन रहे सभी मैम। लोग? क्योंकि मेरे पास रिटन डेटा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल जैसे अभी तक दिखा करके एक्सप्लेन करते आई हूँ, कर सकती हूँ, बट कुछ चीजें आपको भी करनी होंगी, इसलिए ये हमेशा ही हर ईयर में अगर आप लोग पूछेंगे अपने सीनियर से भी, तो मैं ये कुछ चीजें जो हैं स्टूडेंट्स को देती हूँ कि आप अब अपने लेवल पे करके, बेटा मतलब आपके पास तो होगा ही ऑब्वियसली, गूगल से करोगे, बुक से करोगे, उसकी बाकायदा पीपीटी बनाइए, देन शेयर योर पीपीटी, आप दिखाएंगे, सभी लोग देखेंगे। 5 मिनट्स के लिए अगर आपसे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा करना भी नहीं है आपको, 1 घंटे के लिए नहीं बताना है, सिर्फ 5 to 8 मिनट्स की आपकी पीपीटी होनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ 5 to 8 मिनट्स में ही आप बताएंगे कि ये ऐसा है, जैसे कि मैं शो करके बताती हूँ वैसे ही आप लोग भी शो करके बताएंगे। ऑप्शन है, वो होगा ना आप लोगों के एंड पे या नहीं है? है मैम। आप लोग के एंड पे ऑप्शन है ना, आप लोग भी स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं, वी कैन सी योर स्क्रीन, ऐसा कुछ होगा ऑप्शन ना? यस मैम। सभी लोग बोलिए भाई, अभी Yes, नहीं ma'am. करना है, डोंट वरी, अभी हम लोग अब सीआरओ पढ़ेंगे, आपको 5-6 दिन का आराम से टाइम दिया जाएगा उसके बाद, क्योंकि अभी तो आप लोग क्विज दे करके निकले हैं, तो थोड़ा उसका हो जाए ओवर, उसका पूरा इवेल्युएशन, इसलिए। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन क्लिक करें तो नहीं आ रहा है, लिखा रहा है कि अगर अदर पार्टिसिपेंट जो अभी शेयर कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हो शेयर, उसके लिए आपको अभी शायद पावर शेयरिंग मीटर, बोलो मीटर एंड कैरी, क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई? शेयर में क्लिक करने में हमारा कि कोई और पार्टिसिपेंट अगर शेयर कर रहा है स्क्रीन तो आप नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं भी देखूंगी कि क्या ऑप्शन है। आप लोग अपना मतलब अपने एंड पे आप लोगों को क्या करना है कि अपनी पीपीटी बना के रखिए। पीपीटी कैसी होनी चाहिए, ये तीनों एक्सप्लेन करना है। अगर आपको पीपीटी नहीं बनानी है तो आप अपने हैंड नोट सुंदर से बनाइए, उसका फोटो लीजिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा होना चाहिए कि सभी को समझ में आए, ये नहीं कि कुछ भी घसीटा मार के लिख दिया है और उसी को हम दिखा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। क्लियर है मैम सभी को? तीनों टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है कि आप 5-7 पन्ने पावर मीटर और 5-7 पन्ने कैलोरी मीटर, ये आपका बोलो मीटर एग्जाम मुश्किल से पॉइंट 2 ऑफ व्यू पेज से का जो हो। समझाना है वही है ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? मैम? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बेसिक हो नहीं, वही। एग्जाम पॉइंट मतलब आप जैसे एग्जाम में लिखते हो ना, तो खुद से पढ़ के लिखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, आप आधे से ज्यादा चीजें तो खुद से पढ़ के लिखते हैं, तो उतना ज्यादा भी नहीं। मैं यस यही मैम। कहूंगी कि सिर्फ बुक से पढ़िए, बुक से या एनपीटेल का डेटा जो है, उसके अलावा कोई तीसरा सोर्स यूज मत करिए, जैसे कि गूगल में कहीं से भी रैंडम उठा लिया, और कहीं से अगर उठाया है तो उसको रेफर जरूर कर दीजिए कि मैंने इस साइट से लिया है, आपको कोई डाउट हो तो आप ये साइट खुद भी रेफर कर सकते हैं। तो आप ये दिखा दीजिएगा ओके कि मैम। अगर आपने कहीं से भी किसी साइट से लिया है कि ये साइट से लिया है, जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट रेफरेंस जो है वो आपका एचएस कल्सी या एके साने होना चाहिए, फर्स्ट रेफरेंस। सेकंड रेफरेंस एनपीटेल पीडीएफ एंड
बाकी के भी जो भी आप साइट से ले रहे हो वो होना चाहिए। उससे ये तीनों मटेरियल मैक्स हार्डली आपका 5 to 6 पेजेस में हो जाना चाहिए और 5 to 6 या 7 to 8 स्लाइड्स में हो जाना चाहिए। ठीक है। ओके मैम। और नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए। और अभी मैं डेट कोई नहीं बता रही हूँ, किस डेट तक आप लोगों को करना ही है। लेट्स सी कि आप लोग कितना अपने आप में ही अवेयर है कि हाँ मुझे करना है। डेट आपको कभी भी बता दी जाएगी 2 दिन पहले। और अभी आप इस सैटरडे तक आराम से करिए, सैटरडे तक कोई डेट नहीं बताई जाएगी आपको। ठीक है, मतलब आपके पास काफी टाइम है तो आप कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेगा। कल से वी विल स्टार्ट सीआरओ। सीआरओ तो ऑलरेडी अपना स्टार्ट ही हो चुका है, मतलब कल की क्लास जो लैब की क्लास है उसमें सीआरओ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, क्योंकि हम लोग सीआरओ ब्लॉक डायग्राम तक कर चुके हैं और वो अपलोड भी कर दिया है मैंने इसका जो पीडीएफ है। और आज वाला पीडीएफ भी और कल वाला पीडीएफ न्यूमेरिकल के बाद अपलोड हो जाएगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये सीआरओ तो अपना लैब में चलेगा। दैट मीन्स फिर हम ब्रिजेस स्टार्ट करेंगे जो अपनी मंडे की क्लास होगी। ब्रिजेस वाला स्मॉल बहुत ही छोटा पार्ट है और अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरी से हटके है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी एकदम मोनोटोनस हो जाता है, तो इसलिए हम लोग फिर मंडे से ब्रिजेस करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो मतलब हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट को एंड करने के स्टेज पे आ गए हैं। आप लोग को ऐसा अंदर से फील आ रही है ना कि हाँ फर्स्ट यूनिट खत्म हो रही है, कुछ पढ़ा है कि बस हाँ बस खत्म ही हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सब क्लियर ही है, कुछ समझ नहीं आया। समझ आया है या नहीं? आया मैम आ रहा है समझ में। Yes, ma'am. आ रहा है। ओके, तो अब पावर मीटर, बोलोमीटर एंड कैलोरीमीटर, और थोड़ा सा मैं पावर मीटर, बोलोमीटर, कैलोरीमीटर क्लास में भी आप लोगों को पहले बता दूंगी कल की क्लास में, जो मेरे पास मटेरियल जितना पड़ा है वो, और उस बेसिस पे फिर आप लोग उससे बना लीजिएगा अपना। ठीक है, क्लियर है सभी को? श्योर मैम। Yes, ma'am. तो अब कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व किया है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, कल का क्वेश्चन तो क्वेश्चन जो दिया गया था आप लोगों को, एक मिनट, क्या वैल्यू कैलकुलेट, आरएस की क्या वैल्यू आई? मैम 1214 4.3 किलो ओम। किसी की आई है वैल्यू? यस मैम। यस मैम, मेरी आई है। यस मैम आई है। यस। जिनकी आई है हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए। रेज योर हैंड। आई है? साथ मत बोलिए, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है।
हाँ, आशुतोष, प्रबल, वर्षा, स्वाति, विकास, ऋषिता, करुणा, और किसी की? ठीक है, प्रीति, मतलब आप लोगों की वैल्यूज आई हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। बाकी लोगों ने नहीं किया है सॉल्व? मैम क्या है पर गलत है। वैल्यू गलत है। गलत है, मेरे दूसरी वैल्यू आई है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। क्या मिस्टेक करी थोड़ी सी आप लोगों ने? जिन्होंने सॉल्व किया होगा सही किया होगा। मेजर जो मिस्टेक होती है वो इसी वजह से होती है कि यहाँ पे जो VDC बाय IM है, वहां पे आप लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू रख दी होगी RMS वाली, बट एक्चुअली हमें RMS वैल्यू नहीं रखनी है, DC वैल्यू रखनी है, विच इज 0.45 टाइम्स RMS वैल्यू। यस और नो? यस मैम। यही मिस्टेक हुई होगी ना? यस मैम, इसी वजह से 9.8 किलो ओम है। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी है निकालने का, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि सेंसिटिविटी इनटू रेंज माइनस RM। सेंसिटिविटी हमने कल की क्लास में देखी थी, विच वाज इक्वल्स टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1 अपॉन IFSD, ये सेंसिटिविटी थी। तो सेंसिटिविटी से हमने क्या निकाला है, यहाँ पे सेंसिटिविटी इनटू रेंज, और रेंज आपकी क्या है? रेंज यहाँ पे है DC रेंज अगर लें तो 0.45 इंटू VRMS माइनस 200 ओम, और इस तरीके से। और यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी गिवन है क्या? क्वेश्चन में सेंसिटिविटी गिवन नहीं है, सेंसिटिविटी गिवन नहीं है, बट फिर भी हम उसे निकाल सकते हैं 1 अपॉन IFSD से करके। जो दूसरा तरीका है, अगर आपको सेंसिटिविटी गिवन है तो आप उससे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल जिस फॉर्मूले से हम करते आए हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है हमने हर जगह यूज किया है, इसी को यूज करिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। बट फिर भी एक दूसरा रास्ता भी है कि अगर आपको DC सेंसिटिविटी गिवन है तो वहां पे हम क्या ले सकते हैं कि 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, एंड देन उसको रेंज से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली होगा वही RS का जो ये जो फॉर्मूला बन रहा है उससे भी वही फॉर्मूला बनेगा। बस ये हो जाता है कि अगर सेंसिटिविटी गिवन है या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है तो हम उससे ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें देख लेते हैं, उसमें क्या आंसर आया आप लोगों का? क्या यही आंसर आया है या कुछ और? 8.75 किलो। यस, 8.75 किलो ओम, क्योंकि इसमें भी वही करना है, बस ये फुल स्केल Yes, हो गया ma'am. तो यहाँ पे 0.9 VRMS हो जाएगा, वहां पे 0.45 VRMS है, यहाँ पे 0.9 VRMS हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज सॉल्व कर ले, ये सेम PDF में अपलोड करने वाली हूँ जिसमें कि सोल्यूशन भी है, तो आप लोग देख सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ताकि ऐसे ही और क्वेश्चन करने की हैबिट हो सके। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो अभी कल की क्लास में हम लोग Yes. CRO करेंगे। कल हमारी लैब की क्लास है तो 1:30 बजे के बाद ही, जहाँ तक है 2:30 बजे से जैसे कि हम लोग लेते हैं। आप लोग लंच वंच कर लीजिएगा भाई, ऐसा ना हो कि बिना खाना खाए, क्योंकि 1:30 बजे तक तो वैसे ही क्लास रहती है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स अगर लगेंगे तो 1:30 बजे तक आप लोग फ्री नहीं होंगे, तो उस हिसाब से मैं 2:30 बजे से क्लास रखूंगी ताकि आप लोग आसानी से फिर CRO पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, टाइमिंग में कोई इशू तो नहीं है? मैम डेट से ही रख लीजिए ना। टाइमिंग का कोई इशू? 1:30 से लगातार आप लोग कैसे, मतलब मेरे हिसाब से तो आधे घंटे का ब्रेक तो चाहिए होगा अगर पढ़ रहे होगे, नहीं तो फिर तो ब्रेक ही ब्रेक है। क्योंकि अगर कॉलेज भी आ रहे होते तो 1:30 से 2 आप लोगों का लंच होता, फिर 2 बजे से मैम 2 क्लास से रख होती। लीजिए, 2 से रख लीजिए।
ठीक है, मैं 2 से 2:30 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट ही हो जाएगी, ठीक है? जल्दी फ्री हो जाएंगे बेटा, आप चिंता मत करिए ना, जितना जल्दी हो सके बस फ्री होने का लगा रहता है, तो यू विल बी फ्री वेरी सून, है ना? जितनी जल्दी क्लास खत्म होगी उतनी जल्दी ओवर भी होगी, यही कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, क्लास ओवर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।